लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से वैल्यू एडेड निकाला जाता है, ठीक है, नेशनल इनकम के लिए, ठीक है। तो उसके कुछ फॉर्मूलाज भी हम लोगों ने देखे थे। तो चलिए अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं हम लोग? अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा about an economy which consists of only two firms, find out value added by firm A and B and gross value added and gross domestic product at factor cost। ठीक है, तो क्वेश्चन में दो तरीके से हम लोग को दो चीज़ फाइंड करनी है। पहली फाइंड करनी है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, और दूसरा फाइंड करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब हमें कुछ आइटम्स इसके लिए दिए हुए हैं, ठीक है। जो ये आपको अमाउंट दिख रहा है ये इन लैक्स दिया हुआ है। आइटम क्या है? सेल बाय फर्म ए, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, सेल बाय फर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, और इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक प्रोसेस देखा था किस तरीके से हम लोग वैल्यू एडेड निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन देखते हैं इसका। अब सोल्यूशन में क्या है हमारा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वैल्यू एडेड, ठीक है। क्या निकालेंगे? वैल्यू एडेड निकालेंगे फर्म ए का, ठीक। तो जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ए और बी का हमें दोनों फर्म का वैल्यू एडेड निकालना था, ठीक। तो सबसे पहले है ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। तो फर्म ए का वैल्यू एडेड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सेल बाय फर्म ए, जो भी सेल की है फर्म ए ने उसमें से माइनस कर देंगे परचेज फ्रॉम फर्म बी। फर्म बी से जो भी परचेज किया उसको माइनस कर देंगे, प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक, जो कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है। तो सिंपल है, सेल बाय फर्म ए हमें दिया गया है, सेल बाय फर्म ए जो कि 100 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में, 100 आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद परचेज फ्रॉम फर्म बी, जो परचेज फ्रॉम फर्म बी है, ठीक है। ये परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय ए दिया हुआ है हमें, ठीक है। इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे, 40 है, इसको 40 लाख यहाँ पे लेस किया हमने, ठीक है। प्लस कर दिया हम लोगों ने जो चेंज इन स्टॉक है, ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जो क्लोजिंग स्टॉक है फर्म ए का और ओपनिंग स्टॉक है फर्म ए का, इसको माइनस कर दिया है, ठीक है। तो जो हमारे पास आएगा उन सबको सम करने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, हमारा वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, ठीक है। इसी तरीके से सेम फॉर्मूला पे हम लोग देखेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म बी निकालने के लिए सेल बाय फर्म बी माइनस परचेज फ्रॉम फर्म ए प्लस चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सिंपल है, जो हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं उसको रखा हम लोगों ने फॉर्मूले पे, इससे हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी आ गया, और दोनों ही आंसर हमारे पास यहाँ पे निकल आए, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, इस तरीके से। अब सेकंड हम लोगों को क्या निकालना था, ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसको किस तरीके से निकालेंगे, चलिए समझते हैं। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकला, आंसर हमने जो पहले अभी निकाला जस्ट उसको ऐड लिखेंगे, और वैल्यू एडेड बाय फर्म बी लिखेंगे और माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक है। तो वैल्यू हम लोग रखेंगे, उससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है ये सबको? अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म बी आर इम्प्लाइज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। जो फर्म ए और फर्म बी की वैल्यू एडेड है उसमें क्या है, जो ग्रॉस वैल्यू है उसको ऐड किया गया एट मार्केट प्राइस पे। क्लियर है? इसी तरीके से अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हमें क्या दिया गया है
कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे दो तरीके से हमको दिया गया है, ठीक है। हमें यहाँ पे नेशनल इनकम निकालनी है और साथ ही साथ निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आइटम्स दिया गया है और उसका अमाउंट दिया गया है हमें, सिंपल है। वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया गया है हमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया गया है हमें। सेकेंड दिया है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज बाय, इंटरमीडिएट इनपुट्स दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल सेक्टर्स दिया है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर्स दिया है। फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिया गया है। फैक्टर इनकम टू नॉन रेसिडेंट दिया गया है और सब्सिडीज रिसीव्ड बाय ऑल सेक्टर, ठीक है, ये भी दिया गया है हमें, ठीक। अब चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या है इसमें, सिंपल है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर हम लोग को दिया गया है उसको टोटल करेंगे, माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज बाय डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। जितना भी इंटरमीडिएट गुड्स परचेज किया गया होगा डिफरेंट सेक्टर्स के थ्रू, इन दोनों वैल्यू को में से, मतलब जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है तीनों सेक्टर का और जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय ईच सेक्टर है, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे। तो उससे हमें क्या निकल आएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब हमारे पास ये आ गया तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से अब उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अब जो सेकंड पॉइंट था हमारा, नेशनल इनकम हमें फाइंड आउट करना है उस क्वेश्चन से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी एक फॉर्मूला हम लोगों ने पहले एक इमेज देखी थी लास्ट वीडियो में, ठीक है, उसमें पूरा फॉर्मूला नोट था। तो क्या था फॉर्मूला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिर माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस कर देंगे सब्सिडीज, प्लस कर देंगे फैक्टर इनकम रिसीव बाय द रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट्स, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे नेशनल इनकम निकालने के लिए जब हम वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करते हैं तब, ठीक है। तो हमें क्या निकल के आ जाएगी, नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी, क्लियर है। तो ये यहाँ पे हमारा जो मेथड था हमारा वैल्यू एडेड मेथड, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो कौन सा है, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि है इनकम मेथड, ठीक है। अब इनकम मेथड क्या है हमारा, सिंपल है, समझते हैं इसको। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। जो इनकम मेथड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड भी इसको बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो नेशनल इनकम होती है वो किसके टर्म्स में एस्टिमेट की जाती है, फैक्टर पेमेंट्स के टर्म में, ठीक है। जो कि हमारा होता है कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, क्लियर है। इस तरीके से इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय द रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। अब जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो क्या होती है, जो भी टोटल फैक्टर इनकम जनरेट हो रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, चाहे वो रेसिडेंट हो कंट्री का या नॉन रेसिडेंट हो, दोनों के थ्रू ही उसको बोलते हैं हम लोग डोमेस्टिक इनकम। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम टू फाइंड नेशनल इनकम। और ये जो डोमेस्टिक इनकम होती है इसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमें क्या मिल जाता है, नेशनल इनकम मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन उठ के आ रहा है, व्हाट आर फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं इसको समझते हैं।
अ फैक्टर इनकम रिफर्स टू इनकम अर्न बाय अ पर्सन एज अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विसेज। जो फैक्टर इनकम होती है वो क्या होती है, ऐसी इनकम होती है किसी एक पर्सन की, एक ऐसी इनकम होती है जो कि जो भी वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट में एज अ रिवॉर्ड उसको मिलती हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेज और सैलरी, ठीक है, फॉर हिज लेबर, रेंट फॉर हिज लैंड, इंटरेस्ट फॉर हिज कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर हिज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो अ फैक्टर जो इनकम होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जो भी वेजेस सैलरी मिल रही है लेबर को, या जो भी रेंट मिल रहा है उसकी लैंड के लिए, या इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी कैपिटल पर, या प्रॉफिट मिल रहा है किसी भी एक एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम आर ओनली अर्नड इनकम। जो फैक्टर इनकम होती है वो क्या होती है, केवल और केवल अर्नड इनकम होती है। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम विच इज नॉट अर्नड और फॉर विच अ फैक्टर सर्विस हैज नॉट बीन रेंडर्ड। ठीक है, यह हमें याद रखना चाहिए कि जो फैक्टर इनकम होती है केवल अर्न इनकम होती है, इसमें किसी भी तरीके की अनअर्न इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होती है। या हम ये कह सकते हैं कि जिसके लिए हम किसी भी तरीके की फैक्टर सर्विस नहीं यूज कर रहे हैं या नहीं दे रहे हैं सर्विस, फैक्टर सर्विस, ठीक है, उसको हम लोग फैक्टर इनकम में नहीं इंक्लूड करते हैं। टू इलस्ट्रेट, ओल्ड एज पेंशन रिसीव्ड बाय अ सीनियर सिटीजन इज नॉट देयर अर्न इनकम। जो ओल्ड एज पेंशन होती है जो कि सीनियर सिटीजन को दी जाती है वो उनकी अर्न इनकम नहीं होती है। ठीक है, इट इज जस्ट अ हेल्प बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनीथिंग इज रिटर्न। ये क्या होती है, एक तरीके से गवर्नमेंट की हेल्प होती है जिसके बदले में वो कुछ मांगती नहीं है। ठीक है, सच रिसिप्ट्स और पेमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांसफर रिसिप्ट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स। इस तरीके की जो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स होती हैं वो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफर रिसिप्ट्स या पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट बोला जाता है। ठीक है, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इनको हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन सिंपल सा है हमारा, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओल्ड एज पेंशंस एंड रिटायरमेंट पेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब किस तरीके से हम ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन में डिफरेंस करेंगे जब भी हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक बेसिक सा आंसर है इसका, ओल्ड एज पेंशन आर unilateral payment or transfer payments. These are not included in the estimation of national income. ठीक है, जो ओल्ड एज पेंशन होती है वो क्या होती है, एक ट्रांसफर पेमेंट होती है। ठीक है, इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में। ऑन द अदर हैंड, रिटायरमेंट पेंशन आर लाइक अ डिफर्ड वेज। जो रिटायरमेंट पेंशन होती है वो क्या होती है, एक वेज, एक टाइप से वेज होता है। दीज आर रिलेटेड टू फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द रिसिपेंट्स प्रायर टू देयर रिटायरमेंट। ठीक है, और ये किससे रिलेट करता है, जो भी फैक्टर सर्विस किसी पर्सन ने जो रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है, वो अपने रिटायरमेंट तक जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज, उसके अगेंस्ट में उसको मिलती है। अकॉर्डिंगली दीज आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो हम ये इसलिए हम जो रिटायरमेंट पेंशन होती है उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं किसमें, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में। क्लियर है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का समझेंगे। ठीक है।